हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज हम माध्यमिक परीक्षा 2021 मॉडल प्रश्न के हल को देखेंगे। ठीक है, आज अपन क्या देखेंगे? माध्यमिक परीक्षा 2021 मॉडल प्रश्न पत्र, विषय सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र को आज अपन हल करेंगे। इसका हमने खंड ए सॉल्व कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। आज हम क्या करेंगे? खंड ब जो है उसका सॉल्यूशन आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक एक बात को ढंग से समझना। अपन डिस्कस करेंगे कि जो प्रश्न है वो किस अध्याय में से पूछा गया है। ठीक है, जिसके आधार पर जिसके हिसाब से अपन क्या लगाएंगे कि दूसरे प्रश्न भी उसी पर ही आधारित होंगे। ठीक है, उसी चैप्टर से आधारित होंगे, तो अपन दूसरे प्रश्न भी, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न भी अपन देखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अपन ये भी देखेंगे कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो खंड ब है सामाजिक विज्ञान में, जो खंड ब है उसमें से कुल जो प्रश्न है वो कितने पूछे जाते हैं। पहले ये तो पता होना चाहिए कि कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो इसमें से खंड ब में से कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो कितने अंक का होता है वो भी देख लीजिए। वो कितने अंक का होता है? प्रत्येक अंक कितने का होता है? 2। ठीक है, अंक प्रत्येक प्रश्न तो कितने होते हैं? 2। तो इस हिसाब से जो खंड ब है उसके टोटल मार्क कितने हो गए, टोटल अंक कितने हो गए, वो कितने होंगे? कुल अंक कितने हो जाएंगे? 16। क्लियर है? तो जो खंड ब है उसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी संख्या है 8 और प्रत्येक प्रश्न की जो अंक है वो कितना है? 2। और इस प्रकार से जो हमारा खंड ब है वो कितने का हो जाता है? 16 अंक का हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब अपन डिस्कस करते हैं खंड ब के पहले प्रश्न से कि जो पहला प्रश्न था मॉडल प्रश्न पत्र का वो क्या था। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य बताइए। मौर्य काल में समाहर्ता के कार्य आपसे पूछ लिए गए हैं, तो इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? समाहर्ता, इसका कार्य राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था। ठीक है, इसका समाहर्ता का क्या कार्य था? राजस्व एकत्र करना, आय व्यय का ब्यौरा रखना और वार्षिक बजट तैयार करना। क्लियर है? ये था अपना पहला प्रश्न और इसका उत्तर। ठीक है, अब ये है प्रश्न आपको अपनी बुक में, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपनी बुक में कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको पेज नंबर 4 पर। ठीक है, आप पेज नंबर 4 यदि खोलेंगे तो वहां आपको ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको मिलेगा। क्लियर है? अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो वो है रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है वो देखिए। रॉलेट एक्ट यानी इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। उसे ना कोई अपील, ना दलील और ना कोई वकील का अधिकार था। इसे काला कानून कहा गया। मतलब ये जो रॉलेट एक्ट था इसको काला कानून क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट है इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति है उसको सिर्फ संदेह के आधार पर, डाउट के आधार पर कि भाई उसने जुर्म किया है, उसके आधार पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और उस व्यक्ति को ना तो अपील की कोई गुंजाइश दी जाती थी, ना दलील की और ना कोई वकील की कि वो अपना क्या कर सके, अपने आप को निर्दोष साबित कर सके। इसका उसको कोई भी नहीं दिया जाता था। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता था? काला कानून। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको अपनी बुक में कहाँ मिलेगा? देखें तो जरा, वो मिलेगा आपको पेज नंबर 51 पे। यदि आप अपनी बुक का पेज नंबर 51 खोलेंगे तो वहां आपको रॉलेट एक्ट के बारे में बताया जाएगा, वहां आपको इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, और ये बिल्कुल लास्ट में है। रॉलेट एक्ट का जो आपको कंटेंट दे रखा है उसके बिल्कुल लास्ट में होगा ये उत्तर। ठीक है, अब एक बात आपको बता देता हूँ, घबराइए मत। वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो प्रश्न है एक साथ मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न कौन से अध्याय से पूछा गया है, उसका नाम क्या है और उसका नंबर क्या है और उसका पेज नंबर क्या है।
तो घबराइए मत, अभी सिर्फ प्रश्नों को देखते चलिए, एक बार सारे प्रश्न अपने क्लियर हो जाए, उसके बाद अपन वापस से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है नकदी फसलें क्या है, कोई दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। आपसे क्या पूछा है, नकदी फसलें क्या है, कोई दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। अब समझिए यहाँ पर जो नकदी फसलें हैं ना, ये प्रश्न तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका हो सकता है पूछ लिया जाए औद्योगिक फसलें क्या है, दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है व्यावसायिक फसलें क्या है, और तीसरे से पूछा जा सकता है कि नकदी फसलें क्या है। तो तीनों प्रश्नों का उत्तर ही एक होगा, ठीक है। अब वो क्या होगा, और वो उत्तर क्या होगा, वो होगा ये कि व्यावसायिक या औद्योगिक फसलें। इसको नकदी फसलों को व्यावसायिक और औद्योगिक फसलें या मुद्रा दायनी फसलें भी कहते हैं। तो ध्यान रखना इस बात को। इसका उत्तर हो जाएगा ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें मुद्रा दायनी फसलें कहते हैं। और इसके हैं गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू तथा तिलहन, ये उदाहरण हो गए, ठीक है। तो इनमें से आपको नकदी फसलें क्या है ये लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यवसाय कार्यों के लिए या उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, नकदी फसलें कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख लेना, गन्ना लिख लेना, कपास लिख लेना, जूट लिख लेना, तंबाकू लिख लेना और तिलहन लिख लेना, कोई भी लिख लेना, ठीक है। जो याद रह जाए वो लिख लेना। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने बुक में मिलेगा पेज नंबर 113 पर, ठीक है, 113 पेज नंबर पर मिलेगा। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है प्रश्न वो है आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। जो बोर्ड है वो पूछ रहा है आपसे कि आपके विचार से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अब आपको जो लगता है वो आप लिखें, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देता हूं, पहला, सभी सड़क संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। अपन को क्या करना चाहिए, सबसे पहले कि सभी सड़क संबंधी जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। फिर दूसरा अपने पास होता है कि वाहनों को आसपास की परिस्थिति के अनुसार चलाना चाहिए। हमारे को वाहन जो होते हैं, हमारे व्हीकल जो होते हैं, बाइक, स्कूटी, कार, इन सबको अपन को अपनी आसपास की स्थिति परिस्थिति को देखकर ही चलाना चाहिए। हर किसी परिस्थिति में अपन तेज नहीं चला सकते, ठीक है। अब हाईवे है, उस पर आप धीरे मत चलाइए, वहां आपको थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा क्योंकि हाईवे पे दिक्कत आ जाती है। अब जो सक्रिय रास्ते होते हैं जहां पर लोग ज्यादा होते हैं, वहां आप तेज नहीं चला सकते, वहां आपको धीरे चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से आपको परिस्थिति देखकर अपने वाहन को चलाना चाहिए और परिस्थिति के अनुकूल ही आपको करना चाहिए। अब ये जो प्रश्न है वो आप अपने पाठ्य पुस्तक में कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 208 पर, पेज नंबर 208 पर आपको इसका उत्तर देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए अब अपन देखते हैं, अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत में आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। आर्थिक नियोजन के, ठीक है, आर्थिक नियोजन के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं, बताइए, लिखिए क्या होंगे। पहला होगा आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, और दूसरा होगा गरीबी की समस्या का समाधान करना। क्लियर है। पहला तो होगा आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और दूसरा गरीबी की समस्या का समाधान करना। और ये उत्तर आपको मिलेगा अपने पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 168 पर, पेज नंबर 168 पर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है किसी शहर के औद्योगिक प्रदूषण को दूर करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, बताइए। किसी शहर के यदि आपको औद्योगिक प्रदूषण हो रहा है और उसको आपको दूर करना है तो आप क्या करेंगे, वो प्रयास आप मुझे बताइए। तो बताएं। यह आपसे मौलिक प्रश्न है, ये है ना, ये मौलिक प्रश्न है जो दो ही पाठों में से उठाए जा सकते हैं। पहला उठाया जा सकता है स्वच्छता से और दूसरा उठाया जा सकता है सड़क सुरक्षा से। तो इन दो पाठों में से आपको अपने मौलिक जो गुण है उसको विकसित करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए मौलिक गुण को विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको क्या करना पड़ेगा, औद्योगिक और स्वच्छता के विषय में पढ़ना पड़ेगा, है ना। जितना जितना आप पढ़ोगे उतना उतना आपके अंदर मौलिक गुण विकसित होंगे, और मौलिक गुण यदि विकसित होंगे तो आप इस प्रकार के जो प्रश्न है उनका अच्छी तरीके से उत्तर लिख के आ सकते हो। क्लियर है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा वो देखिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हम पहला प्रयास जो करेंगे वो होगा कि प्रदूषण फैलाने वाले जितने भी उद्योग हैं उनको शहर से दूर करेंगे। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि इनसे प्रदूषण हो रहा है हमारे शहर में, तो उनको दूर करेंगे। दूसरा उपयोग हम करेंगे कि उन उद्योगों को बंद कर देंगे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही पर्यावरण को प्रदूषण हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही ये जो उद्योग हैं वो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हम उद्योगों को बंद करने की क्या लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे और उनको बंद करेंगे। क्लियर है। अब ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, ये आपके पाठ्य पुस्तक के अध्याय नंबर 20 में से पूछा गया है। ठीक है, पर्टिकुलरली इसका कोई पेज नंबर नहीं बता सकता, इसका जो चैप्टर नंबर है वो है 20। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे वाले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अपना लोकतंत्र की सफलता हेतु आवश्यक कोई 2 परिस्थितियां लिखिए। कोई ऐसी 2 परिस्थितियां लिखिए जिनमें जो लोकतंत्र है वो सफल हो सके। तो वो परिस्थितियां बताइए आप। बहुत सारी परिस्थितियां पढ़ी हैं अपन ने, है ना। तो वो परिस्थितियां क्या है। पहली परिस्थिति क्या है, शांति तथा व्यवस्था। जो राष्ट्र है उसमें शांति तथा व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा है सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जो राष्ट्र है उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सुदृढ़ यानी बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना। अर्थव्यवस्था के विषय में आपको जानना चाहिए। ठीक है, जहां पर जो आर्थिक क्रिया है वो व्यवस्थित हो उसे ही अपन क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर है। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न। उससे पहले अपन जान लेते हैं ये जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 75 में मिलेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं अपन प्रश्न नंबर 19, लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखिए, है ना। लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखने आपको बताइए। बहुत सारे कार्य थे, उनमें से आपको कौन से कार्य याद हैं वो लिख देना। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कार्य। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्ष होने के नाते उसके द्वारा सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। पहला कार्य अध्यक्षता करता है वो सभी बैठकों की और सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा कार्य है लोकसभा का समस्त कार्यक्रम। जो लोकसभा का सारा कार्यक्रम जो होता है वो उसकी और कार्यवाही अध्यक्ष के द्वारा ही निश्चित की जाती है। वह सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करता है। ठीक है, मतलब सारा जो अध्यक्षता का काम है और भी बहुत सारे हैं, तो आप उनको भी याद कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 80 पे मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर अपना जो खंड ब के जितने भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर अपन ने जान चुके हैं। ठीक है, अब अपन क्या देखने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न कौन से अध्याय से पूछा गया है, उस अध्याय का नाम देखेंगे और पृष्ठ है यानी जो पेज नंबर है उनको भी अपन एक ही बारी में संकलित कर लेंगे ताकि दिक्कत ना आए। तो देखिए, ये देखिए। ठीक है, यहां पर सबसे पहले लिखा है प्रश्न संख्या, फिर नेक्स्ट है अध्याय, फिर नेक्स्ट है पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर। तो देखिए प्रश्न संख्या 12 यानी 12वां जो प्रश्न था वो पूछा गया है अध्याय नंबर 1 से और अध्याय नंबर 1 के प्रश्न संख्या 4 से पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात को, इस चार्ट को आप या तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर क्या कर लें, आप इसका नोट डाउन कर लें। इसको बहुत काम की बात है। इसी प्रकार से मैंने खंड ब का भी खंड अ का भी बताया है, तो उसको भी आप जाके विजिट करें। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर प्रश्न संख्या जो 13 है वो आपसे अध्याय नंबर 3 से पूछा गया, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष से, और प्रश्न संख्या 51 यानी 51 से पूछा गया है। इसी प्रकार से 14, 9 अध्याय नंबर 9 से पूछा गया है और प्रश्न संख्या 113 से। ठीक है, इसी प्रकार प्रश्न 15 पूछा गया है 19 से और 208 इस प्रकार से।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींचें और अपनी स्टडी को सुलभ बनाएं। ठीक है, आज की वीडियो का अंत करते हैं। अगले वीडियो में हम खंड 6 पर विचार करेंगे। ठीक है, खंड 6 के क्या देखेंगे अपन, प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जब मैं खंड 6 की वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको मिल सके, ताकि आप अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी कर सकें। अब एग्जाम आने में देरी नहीं है, एग्जाम बहुत जल्दी आ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद एंड गॉड ब्लेस यू।